हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। बच्चों, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया, लेकिन अभी भी ये जेई मेन के सिलेबस में है और बहुत सारे एग्जाम के सिलेबस में है। इसकी एक बात बताऊं कि ये मतलब अगर आप इसको बहुत पढ़ना चाहो तो 10 साल 20 साल भी कम है। समझ रहे हो? ट्रांजिस्टर पे पूरी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की जाती है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो जिससे हम जेई मेन का क्वेश्चन करें। अच्छा, इसके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सबसे बेस्ट। हालांकि कुछ नई एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसको हटा दिया क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से लिखी गई है। अब ये गलती एनसीईआरटी वालों की कि जब ये जेई मेन के सिलेबस में है तो एनसीईआरटी में होना चाहिए, और अगर एनसीईआरटी में है तो जेई मेन के सिलेबस में, एनसीईआरटी में नहीं है तो जेई मेन के सिलेबस से भी हटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो ओवरऑल हमें ये करना पड़ेगा। तो अब कितना पढ़ें कि क्वेश्चन हो जाए, तो मैं इस लेक्चर में बच्चों आपको इतना सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा कि आपका जेई मेन का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? जरूरत तो उसी से है ना। तो शुरू करते हैं बेटा। देखो, नाम से ही पता लग रहा है ट्रांजिस्टर, कुछ पता लग रहा है नाम से। बच्चों, हमें ना एम्पलीफायर बनाने, मतलब ऐसे डिवाइस बनाने हैं जैसे एक बहुत हल्का सिग्नल है उसको बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करना है। ये कहाँ यूज होते हैं? कम्युनिकेशन में। जैसे आपके मोबाइल फोन में बहुत हल्का सिग्नल आता है दूसरे इंफॉर्मेशन का, उसको एनलार्ज करना है ना? या जो आप बोल रहे हो उसको ट्रांसमिट करना है बाहर, हाई एनर्जी सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो ये काम कौन करता होगा? तो हमें ऐसे डिवाइस को हम, इससे पहले जो डिवाइस होते हैं ट्रायड वॉल्व वगैरह यूज करते थे। ठीक है? ट्रायड वॉल्व जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, लगभग ये होती थी 1950 से पहले। ठीक है? तो 1948 के आसपास दो साइंटिस्ट थे अमेरिका में, बेल लेबोरेटरी में, जिन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, इस डिवाइस को। ये एक बेहतरीन डिवाइस है ट्रांजिस्टर, और जिससे हम अब क्या कर सकते हैं, किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। इसको बैकबोन कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की। अगर आपके फोन में से इसको हटा दिया जाए तो फोन एक डब्बा रह जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो करते क्या है ये क्या करते हैं, करंट के हिसाब से हम करंट को कंट्रोल या वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं किसी डिवाइस में। देखो, जैसे पहले कुछ चीजें सीखनी है बच्चों, टेक्निकल पॉइंट है ये। इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, ट्रांसफर रजिस्टर। रजिस्टर बोले तो रेजिस्टेंस। जैसे अगर मान लो एक डिवाइस है कोई, ठीक है, और ये करंट आ रहा है बच्चों। अगर इस डिवाइस का करंट ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो कम करंट नहीं आएगा? भाई रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम आएगा। लेकिन ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो आने वाले करंट को बेवकूफ बनाता है। उसके इनपुट टर्मिनल पे क्या होता है, ये तो आउटपुट टर्मिनल हुआ, आउटपुट जा रहा है ना यहाँ से करंट। वो क्या करता है, आने वाले करंट को दिखाता है कि मेरा रेजिस्टेंस कम है, तो बड़ा करंट एंटर कर जाता है। और जब करंट एंटर कर जाता है तो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके करंट को हाई रेजिस्टेंस पे भेज देता है। ठीक है? अपना रेजिस्टेंस कम दिखा के करंट को एंटर करा लिया, और अपनी एनर्जी यूज करके हाई रेजिस्टेंस पे इसको भेज देता है। सर, हाई रेजिस्टेंस पे क्यों भेज देता है? कुछ कारण है। और हाई रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए आउटपुट का, ये भी कुछ बताऊंगा। तो इसका मतलब ये आने वाले करंट को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समझो हिंदी में। तो ये ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर इस वर्ड से बना, इसका मतलब है इनपुट करंट जो होता है, इनपुट करंट मूव फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ठीक है? हाई रेजिस्टेंस। ये काम करता है कौन? ट्रांजिस्टर। ठीक है बेटा? अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बीजेटी ट्रांजिस्टर। ठीक है? ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चों बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्चुअल में ना ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी है बेटा, बहुत पहले। अब इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी है, बीजेटी, मॉसफेट, ऐसे से कुछ नाम है जो आप हायर क्लास में जानोगे। तो हम जो टेक्नोलॉजी पढ़ते हो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर, इसमें प्रोटॉन और होल्स, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसलिए इसको बाइपोलर, दो पोलैरिटी वाले चार्ज आयन मूव करते हैं। जिससे पहले ट्रायड वॉल्व यूज हुआ करती थी, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, इसमें दो मूव कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर है, इसलिए इसे बीजेटी बोलते हैं। ठीक है? अब बीजेटी मतलब बीजेटी ट्रांजिस्टर कितने टाइप का होता होगा, कैसे वर्क करता होगा, ये सब शुरू करते हैं। ठीक है? समझ रहे हो बच्चों? तो देखो,
धीरे धीरे समझ में आता है बेटा। और हम इतना जरूर पढ़ेंगे कि इससे कोई भी क्वेश्चन कर पाए हम जेई का, एनसीईआरटी का। और जो एनसीईआरटी में दे रखा है उससे बेस्ट कहीं भी नहीं है, ठीक है। बस फिर उसके बाद तो आप पूरा समंदर है, ट्रांजिस्टर पढ़ते रहो, पता नहीं कितनी थ्योरी है इसके बारे में, लेकिन एनसीईआरटी का करके आपको क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो ट्रांजिस्टर बेटा दो टाइप का होगा ये, एनपीएन, पीएनपी, ठीक है। एनपीएन और पीएनपी। देखो एनपीएन कैसा होगा, इसमें ना बच्चों ये बनता कैसे, ऐसे आप दो एन टाइप मटेरियल के अंदर एक पी टाइप का स्टफ भर दो, मतलब सोचो सैंडविच बना रहे हो आप, दो आपके पास एन टाइप के वो हैं पीस, और बीच में आपने स्टफ भर दिया किसका, पी टाइप का, तो जो बनेगा सैंडविच वो होगा एनपीएन, ठीक है। और बच्चों ऐसे ही पीएनपी क्या होगा, ये पीएनपी, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ये बहुत पतला थिन रीजन होता है बच्चों। अब देखो ध्यान से, इस टर्मिनल को एन टाइप का मतलब इसमें क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें क्या होंगे, होल्स, है ना। लेकिन बच्चों इसे ना ज्यादा डॉप्ट कर रखा होता है, देखो दोनों तरफ एन टाइप है लेकिन इसकी डॉपिंग ज्यादा होती है। क्यों सर, ऐसे ही यहाँ पे ये पी टाइप है, इसमें होल्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे होल्स होंगे ऐसे। देखो मैंने दिखाने की कोशिश करी कि यहाँ पे होल्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कम है, ऐसा क्यों है धीरे धीरे समझ में आएगा। इस टर्मिनल को बोलते हैं बच्चों एमीटर, ई ये बेस है, ये कलेक्टर है, ई फोर एमीटर, बी फोर बेस, एंड सी फोर कलेक्टर, ठीक है। सर इसका काम क्या है, देखो एमीटर का काम होता है जो भी उसके पास आयन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो होल्स है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। जो भी उसके पास चार्ज आयन है उनको धक्का दे, ठीक है, फेंके उनको, तो एमिट करना है इसको, तो इसके पास ज्यादा आयन होंगे तो ज्यादा एमिट करेगा ना। और इसका देखो यहाँ पे भी एमिटर है, यहाँ होल्स होंगे इसके पास तो ज्यादा होल्स करेगा ये, है ना, एमिट करेगा। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है। देखो बच्चों यहां ध्यान देना कि N प्लस लिखा होता है ऐसे, तो इसका मतलब ये हाईली डॉप्ड होता है, कौन, एमिटर। ऐसे ही P प्लस लिखा होगा तो इसका मतलब डोपिंग लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि इसको एमिट करना है ना, एमिट हो करेगा जब इसके पास ज्यादा होंगे आयंस, है ना, मतलब पार्टिकल, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इसे कंपैरेटिवली कलेक्टर के रेस्पेक्ट में ज्यादा डॉप कर रखा होता है। ये बात समझ में आई, N प्लस का मतलब हाईली एक्स्ट्रा, प्लस मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा डॉपिंग है। अच्छा कलेक्टर का एरिया ज्यादा होता है, यहाँ पे भी भाई कलेक्टर का एरिया ज्यादा क्यों है। एक बात सोचो, आपको बॉल कैच करनी है क्रिकेट में, तो हाथ, बॉल आ रही है आपके पास तो हाथ छोटा रखोगे ना, ऐसे हाथ फैलाते हो ना ऐसे, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती कैच करने की। तो एरिया ऑफ कलेक्टर ज्यादा है ना, तो एरिया ऑफ बेस सबसे कम होता है, फिर एरिया ऑफ एमीटर होता है, और फिर एरिया ऑफ कलेक्टर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ एमीटर, फिर एरिया ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा है क्योंकि इसे ज्यादा कैच करना है, ठीक है, इसे कलेक्ट करने हैं सारे पार्टिकल, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये डॉट किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये बबल्स किसके लिए होते हैं, होल्स के लिए, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद अब इनके सिंबल भी बनाते हैं हम, ये तो इसका एक्चुअल में हुआ डिजाइन, अब इनका सिंबल क्या होता है, तो देखो बच्चों इनका सिंबल क्या होता है, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ओ ये बेस, ये एमीटर, ठीक है। सर ये तो दोनों देखने में ऐसे एक जैसे लग रहे हैं। देखो बेटा एनपीएन
एनपीएन है ना, तो इसमें एरो बाहर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ। कैसे याद रखना है, देखो पीएनपी है बच्चों ये, और ये है एनपीएन। तो पीएनपी कैसे याद रखो, पॉइंटिंग इन, तो अंदर की तरफ, ठीक है। और एनपीएन का मतलब नॉट पॉइंटिंग इन, तो इसका मतलब बाहर की तरफ। समझ में आया? ऐसे याद रख सकते हो। एक और तरीका है, पी फॉर प्रवेश, तो अंदर की तरफ, नॉट पॉइंटिंग इन, ऐसे याद रखो, नॉट पॉइंटिंग इन। या निकास, एन फॉर निकास याद रखो, तो निकास क्या होता है, बाहर, तो बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ये एक सर्कल भी बनाया होता है, मर्जी आपकी, बनाओ ना बनाओ, कुछ किताबों में ये जरूरी कर देती है टीचर कि आपको ऐसे भी बनाना है। अब देखो बच्चों, समझ में आ गया ये? तो इस तरीके से हमने इसको क्या बोला, ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये सिंबल पढ़ा। अब ये वर्क कैसे करता होगा, तो ट्रांजिस्टर के जो सबसे जरूरी काम है वो एम्पलीफायर की तरह काम करना, और ये स्विच की तरह भी काम कर सकता है। इन्वर्टर होता है ना, घर में इन्वर्टर होता है, तो जब हम उसे कुछ नहीं दे रहे होते तो हमें वन दे रहा होता है, मतलब आउटपुट दे रहा होता है। और जब हम उसे इनपुट दे रहे होते हैं, दैट इज वन, तो वो आउटपुट जीरो दे रहा होता है। इसी पे बेस्ड है ये, देखो। तो अब ये ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता होगा, तो बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। मैंने बाइसिंग वर्ड का मतलब समझाया था आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, दोबारा फिर समझा देता हूं। अब तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को छोड़ दे तो पिछले चैप्टर तक आप क्या बोलते हुए आते थे कि भाई वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, बोलते थे ना। वर्किंग ऑफ डिवाइस, ट्रांजिस्टर में नहीं, वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वर्किंग ऑफ कोई भी डिवाइस। यहां बोला जाता है बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। इसका क्या मतलब है? बाइसिंग का मतलब होता है बच्चों फेवर में लेना, अपने पक्षपात करना, है ना, ऐसा कुछ। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई चीज नहीं भी काम कर रही है तो भी काम कर रही होती है। लॉजिक है बच्चों। जैसे जब आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं तो एक लाइट जल रही है, कोई ग्रीन और रेड बंद है, तो उसका बंद होना भी हमारे लॉजिकली सही है। अगर वो जल जाए उस टाइम तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम। इसका मतलब किसी चीज का ऑफ रहना भी हमारे लिए वर्क में होता है। जैसे फिलहाल घर में इन्वर्टर बंद पड़ा है, तो इसका मतलब वो हमारे लिए काम कर रहा है, अभी लाइट आ रही है तो वो चार्ज हो रहा है ना। तो यहाँ बंद होना भी काम में लाना होता है, फेवर में लेना होता है, तो इसलिए बाइसिंग लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई चीज बंद पड़ी है तो भी फेवर में है, उसको बंद करने के टाइम भी वो हमारा काम कर रही होती है। तो इसलिए ऐसे नहीं, अब तक जितने डिवाइस पड़े वर्किंग मोड में होने चाहिए ना, वो चल रहे हैं, उनमें करंट वरंट चल रहा हो। यहाँ करंट नहीं भी चल रहा होगा किसी डिवाइस में तो भी हमारे फेवर में है, इसलिए इसको बाइसिंग वर्ड यूज करते हैं, ना कि वर्किंग, है ना। अब तीन तरीके से वर्किंग हो सकती है बच्चों। पहला, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबी बोलेंगे इसको, ठीक है। दूसरा, ये होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सीई। तीसरा, कॉमन कलेक्टर, इसको बोलते हैं सीसी, ठीक है। देखो बच्चों, टेक्नोलॉजी वाइज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कॉमन एमीटर। इसमें हर चीज गेन होता है, मतलब करंट भी बढ़ के मिलेगा, वोल्टेज भी बढ़ के मिलेगी। तो टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सर ये दो, इनमें ये ठीक ठाक है क्योंकि इसमें वोल्टेज बढ़ के मिलता है, लेकिन ये वर्स्ट है, इसमें कुछ भी बढ़ के नहीं मिलता। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो है लेकिन यूज हम इसको करते हैं ज्यादातर। इसको भी दे रखा होता है कुछ किताबों में, तो इनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, मेन हमारा फोकस केवल और केवल इस पे रहेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अब देखो, अब क्वेश्चन है अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एनपीएन है और पीएनपी, आपको दो ऑप्शन दिए कि इनमें से कोई एक ट्रांजिस्टर यूज करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे, एनपीएन या पीएनपी? बच्चों एनपीएन, क्योंकि इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है, ज्यादातर किस मटेरियल का बना है, एन टाइप का। और हमने पढ़ लिया था ना उसमें डिवाइसेस में, थ्योरी जब सेमीकंडक्टर की पढ़ी थी, कि हम एन मटेरियल को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस कम होता है, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो एनपीएन को प्रेफर करेंगे, तो हमारा जो ज्यादातर मकसद होगा ना, क्वेश्चंस हमारे जो रिलेटेड होंगे, एनपीएन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ेंगे हम ज्यादातर। यही क्वेश्चन पेपर में आना है, ठीक है। बता मैं सबका दूंगा बच्चों। अब जैसे यहां ऐसे समझो,
जैसे आपका टीवी है, ठीक है। जैसे गाड़ी होती है, आजकल आपने सुना होगा, अ, जैसे आप गाड़ी का दो मोड हुए, एक इकोनॉमिक मोड और एक टर्बो मोड। जब आप एक स्पोर्ट्स मोड आपको तेज चलाना है तो उसमें एक बटन दबा दो तो स्पोर्ट्स मोड में चलेगी। एक इकोनॉमिक मोड होगा कि भाई तेल बचाना है तो थोड़ा क्वालिटी के या मतलब एनर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, हल्के हल्के चलाओ, तेल बचेगा। एक टर्बो मोड होता है कि कुछ नहीं सोचना, आपको गाड़ी दौड़ानी है भयंकर तरीके से, है ना। तीनों ही मोड आप मतलब सिलेक्ट है। तो ऐसे ये तीन ऑप्शन हुए। इनके अंदर एक चीज तो कॉमन है कि गियर तो आपको ही बदल लेना, 1 2 3 4 कौन से गियर में चलाना, हर मोड में गियर होंगे। तो ऐसे ही ये तीन तरीके के कॉन्फ़िगरेशन है। अब इन तीन कॉन्फ़िगरेशन में तीन तरीके से ट्रांजिस्टर कुछ पर्टिकुलर रीजन में काम करता है। वो कट ऑफ सिचुएशन में हो सकता है, सेचुरेशन रीजन में हो सकता है और एक्टिव रीजन में हो सकता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान से समझना और साथ साथ याद करते जाना। मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, कुछ चीजें याद करनी है बच्चों अभी, ठीक है। देखो क्या, पहला है एक्टिव मोड, दूसरा है सेचुरेशन, तीसरा है कट ऑफ। देखो बेटा, यहां मैं आपको कुछ चीजें लिखाऊंगा, अगर आपने ये याद कर ली बस फिर आपको कुछ नहीं सोचना कभी भी, मतलब बहुत जल्दी से समझ में आने वाला है। इसको एज इट इज याद करना जैसे बता, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी है तो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहां मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ये है कॉमन बेस, सॉरी कॉमन बेस नहीं है, कलेक्टर बेस जंक्शन है ये। क्या नाम है इसका, कलेक्टर। वो कॉमन बेस अलग है बेटा, यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। ओ, कलेक्टर बेस नहीं, एमीटर बेस जंक्शन, बेस यानी कि ईबी जंक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है, सीबी जंक्शन। इसको आपको फॉरवर्ड बाइस रखना है, ठीक है, इसको रिवर्स बाइस। देखो, अगर आप एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखोगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस, तो ये एक्टिव मोड में काम करेगा। और जब तुम्हें ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर बनाना होता है ना, एम्पलीफायर जैसे हम माइक का यूज करते हैं, और माइक यहाँ नहीं है खैर इसमें, तो एक माइक होता है एम्पलीफायर, जैसे आप हम क्लास में, बड़ी क्लास में यूज करते हैं तो माइक में बोलना है, या नेताजी अपनी रैली में यूज करते हैं तो बहुत आवाज जाती है ना, तो एम्पलीफायर लगा है वहां। तो उसका काम होता है, जब ऐसे एम्पलीफायर बनाना होता है ट्रांजिस्टर का, तब हम एक्टिव मोड में यूज करते हैं इसको। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखते हैं, और इसको, सर ये कहां से आए अभी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी इसको साथ साथ लिखो कॉपी में। अभी याद करना है कि सर ने बोला है कि एक्टिव मोड में ये फॉरवर्ड बाइस रहेगा, रिवर्स बाइस तो रहेगा। अब इस पे अपना साइंस लगाओगे तो भाई आना नहीं तुम्हें फिर ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेचुरेशन मोड होता है जब दोनों फॉरवर्ड बाइस होते हैं, इनपुट भी और आउटपुट। मतलब आप इसे कह सकते हो इनपुट, हालांकि थोड़ा गलत हो जाता है, और इसको आउटपुट, लेकिन याद रखने में कोई बुराई ही नहीं है, ऐसे याद रख लो। और जब दोनों ये रिवर्स बाइस हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो समझ जाना कट ऑफ मोड में आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं स्विच ऑन कंडीशन, और इसे बोलते हैं स्विच ऑफ, ठीक है बेटा, स्विच ऑफ कंडीशन, ठीक है। अभी कैसे वर्क करते होंगे आप इसको याद कर लो कि सर ने बताया। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी ये वाला है कि इनपुट को फॉरवर्ड बाइस करेंगे, आउटपुट को रिवर्स बाइस। सर इसका क्या मतलब है, तो देखो अभी समझाता हूं, नोट करो इसको। बच्चों इसको ट्रांजिस्टर एक्शन मोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन में यूज कर रखा होगा, इसको बोलेंगे ट्रांजिस्टर एक्शन मोड। तो एक्शन मोड का मतलब समझ जाना एक्टिव मोड है ये, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, अब ट्रांजिस्टर का जैसे हमने तीन कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे,
पहले मैं आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक थोड़ा सा वर्किंग से सिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। जैसे ऐसे सोचो, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये कॉमन क्यों बोलते हैं, कॉमन एमिटर, है ना, कॉमन, ऐसे ये वर्ड कहां से आया, तो देखो जैसे देखो बच्चों, एनपीएन, जैसे ये एन, एनपीएन ऐसे, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। कॉमन एमिटर कैसे बोलते हैं बच्चों, देखो जैसे ये टर्मिनल जो है, ये बेस, ये एमिटर, ये कलेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं इनपुट टर्मिनल, इस वाले को। यहां जो भी होगा यहां से इनपुट दिया जाएगा, ठीक है, और ये जो होता है ये है आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, इनपुट और आउटपुट टर्मिनल बोलते हैं इसको। अब देखो एमिटर इनपुट टर्मिनल पे भी कॉमन है और आउटपुट टर्मिनल पे भी कॉमन है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर एमिटर की बजाय बेस, इनपुट और आउटपुट दोनों पे कॉमन हो तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर कलेक्टर कॉमन हो तो उसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो, अभी आप पेज पलट के देखो, अभी मैंने क्या लिखाया था कि इनपुट टर्मिनल को फॉरवर्ड बाइस करना होता है। अब तुम ध्यान से देखो, ये पीएन जंक्शन बन रहा है ना बच्चों, यहाँ पे, यहां एक पीएन जंक्शन बन रहा है ना, तो मैं इसको फॉरवर्ड बाइस करने जा रहा हूं, ठीक है, एक्टिव मोड में लाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्टिव मोड, है ना, जिसको एक्टिव रीजन बोलते हैं, उससे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको फॉरवर्ड बाइस करूंगा, तो मैं यहां एक बैटरी लगा रहा हूं, इसका नाम रख दिया VBB। सर ये VBB क्यों लिखा, भाई मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो ऐसे लगा दिया। अब देखो जरा, और आउटपुट टर्मिनल को रिवर्स बाइस करना होता है, तो यहां देखो एनपी जंक्शन है ना, तो इसको रिवर्स बाइस कर दो, ठीक है, VCC। समझ में आया बच्चों। अब देखो, देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन धक्का खाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन धक्का खा के यहां पहुंचेंगे, ऐसे होता क्या है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से पुल होंगे, धक्का दिया जाएगा नीचे वाली बैटरी से, तो लगभग 5% इलेक्ट्रॉन यहां डिफ्यूज होते हैं बच्चों बेस से, ठीक है, बेस में डिफ्यूज होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं। अब देखो आगे कौन है, पॉजिटिव प्लेट, तो आगे ये पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ये सोचें इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं तो एमिटर करंट किधर चलता होगा, उल्टा, है ना। तो बच्चों ऐसे सोचो आप, अच्छा यहां देखो आपने इसको रिवर्स बाइस किया, तो ये जो डिप्लीशन, यहाँ पीएन जंक्शन बनेगा ना, डिप्लीशन रीजन, ये थोड़ा ज्यादा नैरो वाइड होगा, समझ रहे हो बच्चों, ये वाइड होगा, ये नैरो होगा नीचे। क्यों, क्योंकि ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो रखा है, तो विड्थ कम हो जाती है ना जंक्शन की, और ये जो जंक्शन है पीएन जंक्शन, ये रिवर्स बाइस हो रखा है, हमने एन टाइप पे पॉजिटिव लगा रखा है, तो रिवर्स बाइस है ना ये, तो इसका मतलब यहां ये इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा दिखा दी। अब दोबारा समझाता हूं, इस नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन ऊपर धक्का खाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो कुछ तो यहाँ होल से डिफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा करंट बनेगा, 5% से भी कम, ठीक है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ, और सामने पॉजिटिव प्लेट खिंच जाएंगे ना इसकी तरफ से, तो इलेक्ट्रॉन के उल्टी डायरेक्शन में करंट क्या होता है, ठीक है, ऐसे।
तो ये जो करंट है बच्चों, ये बेस करंट है, और ये करंट जो है बच्चों, ये कौन सा करंट है? कलेक्टर करंट है। और ये कौन सा करंट है? एमीटर। एमीटर करंट इधर से आएगा, है ना, ये मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया, ये बेस करंट होगा और ये कलेक्टर करंट। तो एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, ठीक, समझ में आया बच्चों? ऐसे लिखा जाएगा। तो देखो बच्चों, आई ई इक्वल टू कितना हो गया? आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो टोटल करंट। अब ये ध्यान रखना कि आई बी बहुत छोटा करंट होता है, इन माइक्रो एम्पियर ऑर्डर होता है, और ये मिली एम्पियर ऑर्डर। आप ये भी कह सकते हो कि आई इज नियरली आई सी के बराबर होता है। ठीक है, आई भी बहुत छोटा करंट होता है। तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यार करंट फ्लो कैसे करता है। तो फिर देख लो, इस नेगेटिव प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जिससे ऊपर गए, और इस प्लेट ने उसको खींच लिया। मतलब यहाँ क्या किया जा सकता है कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन हम यहां भेज दें, तो अगर इस प्लेट का वोल्टेज बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन को खींचा जा सकता है ना, है ना, समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन को खींचा जा सकता है, तो बड़ा करंट इधर भेजा जा सकता है। ठीक, ये बात समझ में आई बच्चों? अब देखो, अगर मान लो कभी इस बैटरी को हटा दिया जाए, अगर इसका फॉरवर्ड बाइस हटा दिया जाए, अगर यहां फॉरवर्ड बाइस हटा दें इसका, तो क्या करंट फ्लो करेगा? बहुत हल्का सा करंट फ्लो करेगा, माइन्यूट सा। ठीक है, समझाया बच्चों? अगर मैं बेस ओपन कर दूं, ठीक है, तो एक हल्का सा करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज इसमें मैक्सिमम मतलब करंट नहीं बन सकता। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब जो कंट्रोलिंग डिवाइस होता है वो ये होता है, इनपुट यहां से बदल सकते हैं उसको, है ना। यहाँ जितना ज्यादा फॉरवर्ड बाइस होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और उतना वो खींच पाएगा। तो इसी बात को हम आगे देखेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको भी बता देता हूँ। हालांकि ये सिलेबस में बहुत रेयरली पूछा है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कॉमन बेस। देखो बेटा, ये एनपीएन है, ठीक है। देखो ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर। तो बेस दोनों टर्मिनल पे कॉमन है, ठीक है, ठीक है। और ये ऐसे, अब देखो यहां मैंने क्या करा, एनपीएन है ना ये। अब देखो यहां एक बैटरी लगा दी, वी, इसका नाम रखेंगे वीईई, ठीक है, और वीसीसी, ऐसे लगा दी बच्चों बैटरी, ठीक है। अब सोचो, एमीटर, अब देखो बच्चों ये एमीटर बेस जंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन होल से डिफ्यूज होंगे नहीं होंगे, पहले बताओ। ये हमने फॉरवर्ड बाइस करा। अच्छा ये कैसे किया? देखो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई। ये इनपुट टर्मिनल है ना, ये इनपुट है ना, और ये आउटपुट टर्मिनल है। तो इनपुट और आउटपुट पे कॉमन है बेस, इसलिए इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बहुत कम यूज होता है लेकिन फिर भी। अब देखो मैं यहाँ बैटरी लगा रहा हूँ एक, ठीक है। इनपुट को क्या करना होता है? फॉरवर्ड बाइस। तो क्या करना पड़ेगा? एन पे नेगेटिव, पी पे पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा इधर, इधर तो मैंने गलती से सही बना दी, मतलब सही लगाई। अब देखो बच्चों, एक बात सोचो, ये वीईई है, कुछ भी नाम रख देते हैं वैसे। अब इस नेगेटिव टर्मिनल से ये फॉरवर्ड बाइस हो गए ना, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, इधर रिपेल होंगे ना, तो जंक्शन की तरफ भागेंगे। तो कुछ तो यहाँ डिफ्यूज हो जाएंगे 5% के आसपास, बाकी कहाँ जाएंगे? इधर कूद जाएंगे। जैसे वो यहाँ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे ना यहाँ से, इस पॉजिटिव प्लेट से, तो करंट बनेगा। लेकिन आप एक बात देखो, क्या यहां से इनको धक्का देने में, एमीटर से बेस में धक्का देने में, क्या ये बैटरी काम कर रही थी? नहीं ना, कोई खास काम नहीं किया। इसका तो नेगेटिव टर्मिनल था इधर। और तुम इस डायग्राम में देखो, इस बैटरी का भी नेगेटिव और इस बैटरी का भी नेगेटिव, दोनों काम कर रहे हैं ऊपर धक्का देने में इलेक्ट्रॉन को। तो ज्यादा बंच जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का,
ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा करंट बनेगा, है ना, इसमें इस वाले में इसमें ज्यादा आउट, जो ये बैटरी है ये भी वर्क करती है, ये भी कंट्रोल करती है, ज्यादा खींच सकती है इलेक्ट्रॉन को। यहां उतना गेन नहीं मिलेगा, इसलिए इसका गेन कम होता है बच्चों। करंट में तो और कम हो जाता है, समझ में आया? इसमें करंट में तो कम हो जाता है आउटपुट करंट। तो ये इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब जंप करेगा, ठीक है, तो 5% यहां तो बेस करंट बनेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो बेस करंट इधर जाएगा, कलेक्टर करंट इधर और एमिटर करंट इधर, ठीक है। ये एमिटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट, ठीक है। बेस करंट, कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, ऐसे। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? अब देखो, अब हम इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझने जा रहे हैं कि जो ट्रांजिस्टर है, अगर उसके अंदर हम इनपुट वोल्टेज बदलें, बेस वोल्टेज बदलें तो करंट कैसे वेरी करेगा, आउटपुट वोल्टेज बदलें तो आउटपुट करंट कैसे बदलेगा, ये सीखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम यहां बना रहा हूं, और इसी को याद कर लो बच्चों, इसी सर्किट से रिलेटेड होगा क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में, ठीक है। देखो, मतलब पूरा एनसीईआरटी इसी सर्किट पे बेस्ड है, तो इसको तो दिमाग में बिठा लो। ये माइक्रो एमीटर है, ठीक है। यहाँ एक माइक्रो एमीटर लगा है जो बेस करंट को रीड करेगा, और बच्चों यहाँ हमने एक वोल्ट मीटर लगाया जो VBE को मेजर करेगा, ठीक है। और है क्या, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक ऐसे, इसको VBB बोल दिया, और ये RB रेजिस्टेंस लिख दिया बच्चों हमने इसको। R1 R2 भी लिख सकते हो, हम कह रहे हैं कि भाई ये इनपुट रेजिस्टेंस मान लो इसको आप सर्किट का, ठीक है अभी, ठीक है। यहाँ देखो ये माइक्रो एमीटर है और ये मिली एमीटर होगा, ठीक है। यहाँ एक वोल्ट मीटर भी लगाएंगे जो क्या मेजर करेगा, VBE मेजर करने के लिए है, ठीक है। और यहाँ ऐसे ये VCC, दो बैटरी है, और ये RC लिख देते हैं, R2 भी R1 भी लिख सकते थे आप बच्चों। ये दो बैटरी वेरिएबल बैटरी होती है ना, और ये भी बैटरी वेरिएबल है। यहाँ कई तरीके होते हैं, इसके क्रॉस ना मुझे वोल्टेज चेंज करना है तो मैं रियोस्टेट कह सकते हो आप इसे। लो मैं इसको R1 R2 कह दूं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए इसको। मैं इसको R2 लिख देता हूँ, इसको R1, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है। इसको रियोस्टेट कह लो या कुछ कुछ भी करके हमें इस वोल्टेज, इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज चेंज करना है, ठीक है। ये B, ये E, ये C। अब ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में यहाँ क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक PN जंक्शन होगा, ऐसे NPN होगा ना, सोचो यहाँ पे, है ना, यहाँ एक PN जंक्शन है बेस और एमीटर पे, और ऊपर क्या है, कलेक्टर, यहाँ भी एक PN जंक्शन है ना। पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाने जा रहे हैं बच्चों। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं। एक बात और, VCE क्या होगा, VCE होता है बच्चों इसके क्रॉस नेट वोल्टेज, VCB प्लस VBE। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, समझनी है। जो ये मान लो ट्रांजिस्टर है जिसे हम पढ़ते हैं, वो सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ ट्रांजिस्टर है, तो उसके लिए जो VB होता है ना, लगभग 0.6 और 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है, VB। तो अगर आपको इसे, ये जो VC है, अगर VCB जो होना चाहिए, समझ रहे हो, जो हमें एक्टिव मोड के लिए चाहिए वो लगभग 7 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। मतलब जो वैल्यू है उसकी एक्टिव मोड के लिए, देखो बेटा, इसकी जो एक्टिव मोड, ये जो VCE है, अब देखो VB तो रहेगा 0.6 से 7, तो VCB जो होगा बच्चों आपका, अगर आपको इसे रिवर्स बाइस रखना है तो VC बड़ा होना चाहिए ना, तो लगभग 7 वोल्ट के ऑर्डर का जनरली होता है। वैसे ये 3 से 20 वोल्ट के बीच में रहती है रेंज, 3 से 20 वोल्ट। उस केस में रिवर्स बाइस रहेगा कंडीशन। हमें एक्टिव मोड में काम कराना है, ज्यादातर हमें केस में एक्टिव मोड में रखना है, तो इसको रिवर्स बाइस रखना होता है आउटपुट को। तो रिवर्स बाइस रखने के लिए इस जंक्शन को हाई वोल्टेज चाहिए, तो हाई वोल्टेज के लिए 3 से 20 वोल्ट के आसपास चाहिए, ताकि ये बंद रहे इधर से। इसे चलाने के लिए अब मैं आपसे कहूं कि भाई अब आप इसको चेंज कर रहे हो, आपने VBE
ओ ये थोड़ा गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ वी बी नहीं है, ये होगा वी सी ई। अब देखो आपने वी सी फिक्स कर दिया, ठीक है, वी सी फिक्स कर दिया, मान लो वी सी कॉन्स्टेंट है। क्यों है सर कॉन्स्टेंट? वही एक वैल्यू रख दी जो भी रिवर्स बाइस करना है। अब इसको चेंज कर रहे हो तो देखो ध्यान से, ये पीएन जंक्शन है ना बच्चों, यहाँ वोल्टेज और करंट में फॉरवर्ड बाइस हो रखी है। तो फॉरवर्ड बाइस में करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होती है, कैसा रिलेशन है? तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, वीबी, है ना, इधर बना देता हूं मैं, और वीबीई, ठीक है, और करंट कैसा हो जाएगा बच्चों, आईबी, है ना, इनपुट करंट आईबी है। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनता है, जैसे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.1, और ये कर देते हैं हम ऐसे, इसकी वैल्यू ऐसे बढ़ा देते हैं। इसकी वैल्यू जैसे 10, 20, 30, 40, 50 माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की। बताना जरा, ये पीएन जंक्शन है बच्चों, इसमें करंट और वोल्टेज कैसे वेरी करते होंगे? मान लो ये ओपन टर्मिनल है और आप इसमें करंट भेजना चाह रहे हो, तो पीएन जंक्शन में आप इस पॉजिटिव को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से होल से डिफ्यूज होंगे नहीं, तो बेस एमिटर करंट कैसे रिलीव मतलब मूव करेगा? ऐसे नहीं चलेगा। और 6 पॉइंट देखो, हमने जैसे बोला सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है ये, तो सिलिकॉन में जब तक 0.6 नहीं होगा ये इनपुट वोल्टेज, तब तक ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर 0.6 से कम कर दिया तो ये बंद हो जाएगा बच्चे टर्मिनल, और ये बंद हो गया ना तो कलेक्टर करंट भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये टर्मिनल ही बंद हो गया फॉरवर्ड बाइस वाला, तो ध्यान रखना है। और यहाँ पे वीसी हमने एज्यूम कर लिया कि वीसी इक्वल टू है 10 वोल्ट। सर अगर वीसी बदलते हैं कुछ किसी और वोल्टेज पे देखें तो ऑलमोस्ट ऐसी ही कर्व मिलेगी, कोई खास चेंज नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम, यानी कि इनपुट टर्मिनल आउटपुट वोल्टेज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इनपुट रेजिस्टेंस पता करना है, इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट रेजिस्टेंस इसी ग्राफ से मिलेगा ना, तो इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, आर आई डेल्टा वी बाय डेल्टा आई ना, तो डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी, ये इनपुट रेजिस्टेंस होगा। समझ में आई बात? ये इनपुट रेजिस्टेंस होगा। अच्छा ये सब चीजें याद रखनी है आपको, और ध्यान रखना इस टाइम ना वोल्टेज कांस्टेंट, आउटपुट कांस्टेंट कर रखा है हमने, ठीक है बेटा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है ये, और आप इसको थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो से समझ सकते हो कि आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाओ तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा इधर जाएंगे ना, तो डिफ्यूज होते जाएंगे, तो डायोड की तरह बिहेव करेगा, ये करंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाने जा रहा हूं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होती है? देखो बेटा, अब ना हम इनपुट वोल्टेज फिक्स कर देंगे और आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे ताकि इसके टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल है ना सी और ई के क्रॉस, इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज हो, और कलेक्टर करंट कैसे आ रहा होगा, आईसी यहां से, इसके बीच में ग्राफ बने, ठीक है। देखो बेटा, ये होता है आउटपुट वोल्टेज वी सी ओ, यहां हम करंट के साथ ग्राफ आईसी देखेंगे, मिली एम्पियर ऑर्डर की होगी, और वी सी ई, ठीक है। एक बात समझना बच्चों, ध्यान से समझना बात को। देखो बेटा, अब मैं तुम्हें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझाता हूं। आउटपुट का मतलब, यहां जो पीएन जंक्शन है ना, एक्चुअल में यहां पे पीएन जंक्शन है इधर, है ना, पी और ये एन, ठीक। इसकी जगह जो मैंने दिखाया ना, इसकी जगह यहां ही बना दिया। अब ध्यान से सुनना, जब तुमने यहां पॉजिटिव लगा रखा है, हमने पढ़ रखा है ना कि रिवर्स बाइस होता है, रिवर्स बाइस का आपने करंट ग्राफ बनाया था, कैसे बनाया था बच्चों, आई और वी के बीच में ऐसा ग्राफ बना था ना, याद है? बिल्कुल वही बात अब हम यहां बनाने जा रहे हैं, आई सी मिली एम्पियर में और ये वी सी, जैसे ये 2 है, ये 4, ये 8, और सॉरी 6, 8, ऐसे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर ऑर्डर में, ठीक है। हमने एक पर्टिकुलर करंट बना दिया बच्चों, फिक्स कर दिया। अब सोचो
होगा क्या यहाँ पे, जैसे ये बेस करंट हमने फिक्स कर रखा है कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आई बी इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर ले ली, तो आई बी 10 माइक्रो एम्पियर होने का मतलब है कि बेटा ये फॉरवर्ड बाइस कर रखा है। इसका मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो डिफ्यूज होंगे, कुछ तो यहाँ और कुछ ऊपर चले गए होंगे, ठीक है। अब तुम इस वोल्टेज को बढ़ाओगे जब, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना। तो अब जैसे जैसे तुम वीसी बढ़ा रहे हो इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो थोड़ी देर तक तो करंट बढ़ेगा और फिर क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। थोड़ी देर तक तो करंट बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर आपने मान लो मैंने कहा आई बी इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। अब मैंने करंट, अब देखो मैंने इस बार थोड़ी और वैल्यू बढ़ाई, क्यों सर, क्योंकि बेस करंट ही, मतलब ये बेस एमिटर जंक्शन है ना, यही कंट्रोल करता है। आपने इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या किया होगा, ये वोल्टेज बढ़ाया होगा इनपुट, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर ट्रांजिट किए होंगे, है ना। तो वो जो आगे पहुंचे होंगे तो उन्हें फिर अट्रैक्ट करेगा ये प्लेट, तो थोड़ा सा और करंट ऐसे ही बढ़ेगा, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाएगा। भाई जितने निकले थे वो सारे के सारे खींच लिए इसने। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव, ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन को पुल करे। इफेक्टिव कौन है, ये वाला बेस एमिटर जंक्शन जो फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग करंट हमेशा ज्यादा होता है ना। देखना अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, फ्लिप कर दूं इस डायग्राम को ऐसे, तो ये वही नहीं है करंट, रिवर्स बाइस कंडीशन में जो डायोड का ग्राफ होता है सेम वही है ये। और जब जब हम आगे वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है बच्चों ये 20 मिली एम्पियर। फिर ये यहां से और आगे बढ़ाया तो आई बी इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा यहां ध्यान दो बच्चों, ये जो पार्ट है ना, यहां से 2 वोल्ट से पहले पहले देखो करंट और वोल्टेज स्लाइटली बढ़ रहे हैं। तो वीसी से क्या हो रहा है कि करंट, वीसी बढ़ने के साथ करंट लीनियरली बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ये होता है एक्टिव रीजन कि वीसी काफी हो गया जिससे रिवर्स बाइस हो रखा है। तो हमें पता है ना कि जब वीसी बढ़ जाएगा तो ये टर्मिनल रिवर्स बाइस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड। तो उसमें क्या होता है, एक्टिव रीजन में काम करता है ट्रांजिस्टर। और अगर आपने ये हटा दिया, ये बहुत कम कर दिया, इसका मतलब यहाँ भी कट, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा ना। अगर तुम इसे फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है, अगर इसको हटा दो तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला आई बी को 0 से नीचे अगर हम प्लॉट करें तो ये होता है कट ऑफ रीजन, ठीक है, कट ऑफ रीजन, ठीक है। अच्छा देखो इस रीजन में रेजिस्टेंस देखो कितना है, इनफाइनाइट बन रहा है ना, बहुत ज्यादा। और इस रीजन में रेजिस्टेंस बहुत जीरो है। तो सैचुरेशन रीजन में रेजिस्टेंस जीरो होता है लगभग, और एक्टिव रीजन में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। भाई वी आई ग्राफ होता है ना ऐसे बच्चों, वी और आई ग्राफ, उसका स्लोप देखते हैं ना, एंगल देखते हैं एक्स एक्सिस से। तो आई वाले ग्राफ से कितना एंगल है, लगभग 90 डिग्री आ रहा है ना ये आई वाले लाइन से, है ना। अब यहाँ पे भी ऐसी आउटपुट रेजिस्टेंस होगा बच्चों, आउटपुट रेजिस्टेंस। अब आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों, ओहो, ये ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम आउट, ठीक है, आर आउट। तो ये होगा बच्चों डेल्टा वीसी अपॉन डेल्टा आई सी, ठीक है। और इस टाइम क्या कांस्टेंट होगा, आई बी कांस्टेंट होगा। तो यहां से स्लोप से, इस स्लोप से बच्चों आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, लगभग किलो ओम, जैसे एग्जांपल 400 किलो ओम। क्यों, क्योंकि रिवर्स बाइस कंडीशन में काम कर रहा होता है एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। इसीलिए हमने पढ़ा था ना ट्रांजिस्टर ट्रांसफर करंट, इनपुट करंट को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में भेज देता है, ठीक है। तो ये हुआ इनपुट रेजिस्टेंस। और भी कैरेक्टरिस्टिक हम समझ सकते हैं बच्चों इसकी, एक और टर्म होता है बच्चों, ये आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस, एक होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और बच्चों इसको करंट गेन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका सिंबल होगा बीटा। बीटा होता है बच्चों आउटपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। एक मिनट समझना आप इसको। देखो बेटा अभी ना आप अपने वर्किंग देख रहे हो ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, मतलब चलता कैसे है, इसका यूज नहीं कर रहे कुछ। ये कुछ ऐसे है जैसे मान लो मेरे हाथ में कोई माइक हो, अब माइक ये है,
और मैं इसको ऑन कर दूं और ना बोलूं कुछ, तो ये इनपुट ही नहीं मिलेगा इसको ऑन करने पे, लेकिन ये वर्किंग मोड में तो होगा ना, तो इसका वर्किंग मोड समझ रहे हैं अभी। तो जब ट्रांजिस्टर, अगर हम बीटा की बात करें तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट, तो जब जो डायरेक्ट करंट होता है बच्चों वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो यहाँ इसकी दो वैल्यू होंगी। अगर मैं इसे बीटा डीसी लिखूं तो आउटपुट करंट क्या होता है, आईसी कलेक्टर करंट, और इनपुट क्या है इस सर्किट में, बेस करंट, तो ये हुआ। लेकिन जब हम इसमें इनपुट देंगे ना, जब हम इसे ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, तो एसी सोर्स देंगे, एसी इनपुट होगा, करंट भी वेरिएबल होगा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, क्योंकि एसी तो बदलता है, तो या तो ऐसे लिखो या इसको स्मॉल आई सी अपॉन स्मॉल आई बी लिख लो, ऐसे वेरिएबल को ऐसे लिखा जाता है ना बच्चों। तो बीटा एसी और बीटा डीसी मैथमेटिकली दोनों वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली इनकी दोनों की वैल्यू सेम। भाई जिस तरीके से ये ऑल्टरनेटिंग करंट में इंक्रीमेंट करेगा, आउटपुट बढ़ा के देगा या घटा के दे बढ़ा के देगा, उसी रेट से ये ऑल्टरनेटिंग करंट में भी। तो ये कुछ ऐसा है, देखो आपने एम्पलीफायर में कम करंट भेजोगे और बढ़ के मिलेगा तो गेन मिलेगा ना, तो ये गेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये 50 से 100 के आसपास होता है। बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, बहुत ज्यादा बढ़ के मिलता है। हमें कैसे पता लगेगा कि सर बीटा एसी है डीसी, अगर बीटा बोल देगा तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो उसमें, एसी भी डीसी भी, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो एक क्वांटिटी ये हुई। अच्छा एक बात और आप देख रहे हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है, ये जो VBE है, इसके क्रॉस वोल्टेज लग रहा है, उससे कलेक्टर करंट चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हो तो इसका मतलब ज्यादा फॉरवर्ड बायस करते हो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा उठेंगे ऊपर और ज्यादा इसमें कैच होंगे, तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा। तो एक वर्ड और है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन और बुक्स में आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफर कंडक्टेंस, और इसका दूसरा नाम ट्रांस कंडक्टेंस भी होता है, ठीक है, GM से लिखते हैं बच्चों इसको, और ये होगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE। ये एक रेशियो हुआ कि आउटपुट करंट में कितना चेंज हो सकता है इनपुट वोल्टेज को बदल के, ठीक है। तो बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी अब तक हमने ट्रांजिस्टर में कि ट्रांजिस्टर ऑन कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, और कैसे वो दो डायोड की तरह बिहेव कर रहा है, एक फॉरवर्ड बाइस है इनपुट टर्मिनल, बाहर वाला रिवर्स बाइस है, एक्टिव मोड के लिए, सैचुरेशन के लिए दोनों फॉरवर्ड बाइस है। ये बातें पढ़ी। अब इससे कैसे फायदा क्या होगा, इससे अब क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा सर इससे क्या फायदा, तो हम इसका यूज करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसको एज ए डिवाइस यूज करेंगे, एमीटर, एज एन एम्पलीफायर, एज ए स्विच, ठीक है, एज एन ऑसिलेटर। तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों।